हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल टेट यूनिकन्स। कैसे हैं आप सभी? मेरे ख्याल से ठीक होंगे। और आप सभी की लंबे टाइम से रिक्वेस्ट आ रही थी कि जो हिंदी का एस्टेट है, चाहे वो टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, उसके लिए मैं क्लासेस लेकर आऊँ। आपको हमारी क्लासेस बड़ी पसंद आती हैं, तो मैं आप सभी के लिए लेकर आ गई हूँ। इसमें हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिनसे आपके क्वेश्चंस नहीं बल्कि मैं ये कह सकती हूँ, आप देख ही रहे हैं एक्सप्लेनेशन साथ में ही है, और इससे आपके ऑलमोस्ट जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो फटाफट से मेरी यही रिक्वेस्ट है कि आप सभी लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब तो कर ही लीजिए अपने टेट यूनिकन्स को। और इसी के साथ सीडीपी की भी क्लासेस आती है, तो उसको भी आप सभी जरूर देखिए। अब बात करते हैं, अपने क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, क्योंकि हमारी क्लास का रूल यही है कि हमको टाइम वेस्ट नहीं करना है, क्योंकि टाइम बहुत कम ही है मेरे पास भी और आप सभी के पास भी। तो चलिए शुरू करते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर ही लेना, उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया आप सभी को। अब देखते हैं यहाँ पे हमारा जो प्रश्न हमारा पहला है। ये जो क्लास है ये टीजीटी और पीजीटी दोनों के लिए है, क्योंकि टीजीटी हो चाहे पीजीटी हो, उसमें जो सिलेबस रहता है हिंदी साहित्य का, रचनाओं का, वो सेम ही रहता है। तो इसीलिए दोनों के लिए क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन अगर आप किसी दूसरी हिंदी के किसी भी टीचिंग एग्जाम की तैयारी भी कर रहे हैं तो भी आप सभी के काम आने वाले हैं। और कुछ ना समझ में आए तो कमेंट सेक्शन है ही आप सभी के पास। यहाँ भी पूछा गया है हमसे कि निम्नलिखित में से राम भक्ति शाखा के कवि नहीं है। तो यानी कि राम भक्ति शाखा, पहले आपको पता होना चाहिए कि जो भक्ति काल है वो दो शाखाओं में बटा हुआ था। एक राम भक्ति शाखा, अगर हम ज्ञान आश्रय जो शाखा कहे जिसमें हमारे कबीर वगैरह आते हैं, और एक जो दूसरी है हमारी प्रेम जो, या फिर हम सूफी बोल सकते हैं, ठीक है। प्रेम आश्रय जो शाखा है या सूफी है, उसका नीचे डायग्राम आएगा ही क्वेश्चन में, ठीक है। और वो भी डिवाइड हो जाती है फिर हमारी, है ना। तो उसी में हमारी राम भक्ति शाखा आती है और कृष्ण भक्ति शाखा आती है। तो इस तरीके से है, यानी कि निर्गुण और सगुण करके जब हमारी होती है, उसके बाद हमारी जो है, हमारी जो सगुण है उसमें हमारी राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा आती है। तो ये थोड़ा सा और डिटेल में हो जाता है। पर अगर हम अभी बात कर रहे हैं कि जो राम भक्ति शाखा के कवि कौन से नहीं है, तो सबसे पहली बात, कोई भी बच्चा जो है यहाँ पर आंख बंद करके तुलसीदास को तो नहीं लगाएगा, क्योंकि हमें पता है कि तुलसीदास ने सारा वर्ग ही अपना जो है राम भक्ति शाखा में मतलब इंक्लूड होते ही है, और उन्हीं से है ये, और राम जी के ऊपर सब कुछ लिखा था उन्होंने। अब अगर हम सूरदास की बात करें तो यहाँ का बच्चा जानता है, बच्चा ये बोल सकता है कि जो सूरदास है वो हमने अपनी जो टेक्स्ट बुक्स हैं हमने उसमें पढ़ा हुआ है। अगर आप नहीं भी जानते ना भक्ति काल को, किसी शाखा को भी नहीं जानते हैं, तो सूरदास, अगर आपने हिंदी की पोएम्स पढ़ी है, कविताएं पढ़ी है, तो आपको पता होगा कि जो सूरदास है वो कृष्ण के ऊपर ही लिखते थे। यहाँ तक कि ये कहा जाता है कि उनको दिखाई नहीं देता था, फिर भी इतना अच्छा जो वर्णन कर रखा है उन्होंने, तो उससे हमें पता ही है कि सूरदास हमारे जो है वो कहाँ से आए, वो कृष्ण भक्ति शाखा के हैं। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो ये इतना डिटेल में जाने की बात थी नहीं, ये मैंने आपको बता दिया। अग्रदास और हृदय राम भी जो है कहाँ से हैं, राम भक्ति शाखा से होंगे, ठीक है। अगर मैं दूसरे क्वेश्चन की बात करूं तो दूसरा क्वेश्चन हमारा यहाँ पर कह रहा है, यहाँ पर कि बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह। तो बीजक जो है भाई, बीजक हमें अच्छे तरीके से पता होना चाहिए, कई बार पूछा जाता है कि बीजक जो है भाई किस रचना का है। तो बीजक जो है आपको पता होना चाहिए, सबसे पहली बात, कबीरदास की रचनाओं को इसमें जो है इंक्लूड किया गया है, कबीरदास की जो रचनाएं हैं। और किसने किया है ये भी पता होना चाहिए। कबीरदास के जो शिष्य रहे हैं, यानी कि स्टूडेंट रहे हैं, वो है धर्मदास। धर्मदास ने क्या किया है, जो बीजक है उसमें कबीरदास की रचनाओं को इकट्ठा किया है। अब कबीरदास की जो रचनाएं हैं, साखी, शब्द, रमेनी, उनको इकट्ठा किया गया है, ये मैंने आपको बता दिया, ठीक है। तो यही चीज यहाँ पे बता रखी है कि इसमें जो है साखी है, शब्द है, रमेनी है, इन तीनों को इंक्लूड कौन करता है भाई, वो करता है बीजक करता है। और धर्मदास कौन है, शिष्य है भाई किसके, कबीरदास के शिष्य है, और इन्होंने ही इसको जो है किसको, बीजक को संकलित किया है। अगर इनडायरेक्टली पूछा जाता है कि बीजक जो है किसके द्वारा संकलित किया गया है, तो धर्मदास होगा, पर किसके ऊपर किया गया, किसकी रचनाओं को किया गया है इंक्लूड इसमें, वो कबीरदास है। तो ये चीज हमें क्लियर है। अब यहाँ पर हम बात करते हैं, और ये ज्ञान आश्रय शाखा से इंक्लूडेड है, यानी ज्ञान आश्रय शाखा में कौन आते हैं, कबीरदास आते हैं। निम्नलिखित में से, क्वेश्चन थर्ड है, निम्नलिखित में से कौन सा भूषण की रचना नहीं है, यानी कि जो भूषण है उसकी रचना इनमें से कौन सी नहीं है। तो मैं आपको बता दूं, जो भूषण है और उसकी रतन बावनी जो है वो रचना नहीं है, बल्कि वो किसकी है, वो केशवदास की। ये चीज आपको पता होनी चाहिए। और इसके साथ अगर हम देखें कि और कौन कौन सी रचनाएं हैं, तो वो हमें देखनी पड़ेंगी, क्योंकि हमें और भी एक्स्ट्रा
हमें याद करना है। हम क्वेश्चन कर क्यों रहे हैं, क्योंकि इससे हमें और भी अच्छी तरीके से अलग से जो चीजें हैं वो याद हो जाएं। तो आपको ध्यान रखना है कि भूषण की और कौन कौन सी रचनाएं हैं वो सारी यहाँ पे लिखी हुई हैं, वो हमें याद करनी है। और ये वीर रस के कवि कहे जाते हैं, ये इनके जो है इंपॉर्टेंट है कि वीर रस का कवि किसको कहा जाता है। अगर पूछ लिया जाता है तो भूषण को वीर रस का कवि कहा जाता है। अब अगर हम बात करें तो भूषण जो है उनकी कौन कौन सी रचनाएं हैं, अगर आपको पता होता तो आप अलग से देख के बता देते कि शिवा बावनी, ठीक है, शिवराज भूषण हो गया, छत्रसाल दशक हो गए, सारे भूषण की रचनाएं हैं। तो जो बच गया वही क्या होगा, इसका आंसर होगा। तो कैसे याद रहेगा, तो देखो रसिक प्रिया हो गई, ठीक है, इस साइड आ जाती हूँ, रामचंद्रिका, कवि प्रिया, वीर सिंह देव जो है, वीर सिंह देव चरित पूरा इसका नाम है, विज्ञान गीता हो गई, जहांगीर जस चंद्रिका है, नक्शिक इसका हो गया, ठीक है, जो छंदमाल है इसका, ये सारी की सारी जो है किसकी है, भूषण की है। और शिवा भवानी, शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक, ये भी भूषण की रचना है। तो इनको याद करने के लिए हम थोड़ा सा देखते हैं लॉजिक किस तरीके से हो सकता है। तो इसमें हमें दिखाई दे रहा है तो रसिक प्रिया सेम, कवि प्रिया, ये दो हमें दिखाई दे रही कि जिनके पीछे प्रिया लग रहा है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं जो भूषण की रचना है उसमें रसिक प्रिया, कवि प्रिया, इस तरीके से हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। तो इसके साथ अगर हम देखें तो छत्रसाल दशक जो है उसके ऊपर इन्होंने लिखा था, तो ये हमें याद रहना चाहिए। शिवराज भूषण जो है इनके नाम से ही, भूषण के नाम से ही शिवराज भूषण है, इस तरीके से हमें याद करना पड़ेगा। मतलब थोड़ा सा हमें निकाले करना पड़ेगा। देखो शिवराज के ऊपर इन्होंने लिखा है तो शिवराज भूषण हो गया, और शिवा जो भवानी है वो हो गया। ये दोनों एक जैसे नाम से हमें थोड़ा सा याद करना पड़ेगा, ठीक है। थोड़ी रचनाएं याद करने के लिए थोड़ा सा लॉजिक, थोड़ा सा मतलब इनडायरेक्टली जो चीजें हमें याद, आप किसी भी चीज से जोड़ के याद करने की कोशिश कीजिए, तो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। अगर आप एक साथ जो है थोड़ा सा इसको रिपीट भी करेंगे कि रसिक प्रिया, कवि प्रिया, भूषण की हो गई, ठीक है। शिव से हमारी जो है शिवा जो एक तो भवानी होता है, भवानी नहीं, शिवा बावनी, शिवा बावनी जो है वो हो गई आपकी। तो शिवा बावनी और शिवराज भूषण, छत्रसाल दशक भूषण की रचना है। और क्या कौन सी रचना नहीं है, उसमें था रतन बावनी, तो रतन है ना, ये चीज ध्यान रखनी है। तो शिवा भवानी, इस तरीके से हमें थोड़ा सा लॉजिक लगाना ही पड़ेगा, मतलब कि प्रिया, प्रिया से हमें याद हो गया, ठीक है। अब जो है रसिक प्रिया हो चाहे कवि प्रिया हो, किसके ऊपर लिखा गया हम याद कर सकते हैं कि रामचंद्रिका के ऊपर लिखा गया है, इस तरीके से, ठीक है। जहांगीर जस चंद्रिका भी, चंद्रिका चंद्रिका से याद हो जाएगा। नक्शिक, वैसे तो ये वीर रस के कवि थे, पर इन्होंने क्या है नक्शिक के ऊपर भी लिखा है, तो नक्शिक हमें इसे याद करना पड़ेगा। छत्रसाल दशक हो गया, ठीक है। अब ये छत्रसाल दशक है, शिवराज भूषण वगैरह, ये सारी वीर रस की जो है ये रचनाएं हैं, तो उस तरीके से आपको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। आगे चलते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आप सभी की स्क्रीन पे बोल रहे हैं, हरडे वाणी जो है, हरडे वाणी के जो किसकी रचनाओं का संग्रह है ये पूछा गया है। तो हरडे वाणी जो है वो आप सभी की दादू दयाल जो है ना, उनकी रचनाओं का संग्रह। दादू दयाल के बारे में थोड़ा और डीप में करना पड़ेगा हमें। तो देखिए दादू दयाल जो है, अगर हम देखें दादू दयाल के जो शिष्य संत दास और जगन दास रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है याद करना है कि जो दादू दयाल है, संत दास और जगन दास दो इनके शिष्य रहे हैं, ठीक है। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी हमें ध्यान रखना है। अब देखो यहाँ पे जो मेन चीज है ना, इसमें बोल रखा है कि इसका पुनः संपादन जो है, यानी कि जो हरडे वाणी है इसका दोबारा से संपादन हुआ था वो रज्जब ने किया था, और उसका नाम इन्होंने अंगवधु जो है, अंगवधु के नाम से इसका जो है संपादन किया गया था इस शीर्षक से। अब दादू दयाल जो है उनकी रचनाएं हरडे वाणी हो गया, अंगवधु है, काया बोली है, ये तीन इनकी रचनाएं हैं। रैदास की जो रचना है, रैदास जिसको मीराबाई है उनके गुरु कहा जाता है, उनकी जो रचनाएं हैं अगर हम बात करें तो 40 पद जो है इनके गुरु ग्रंथ साहब में जो है संकलित किए गए हैं। इंपॉर्टेंट है याद रखना है कि रैदास के जो 40 पद है गुरु ग्रंथ साहिब जो है उसमें इंक्लूड किए हुए हैं। अब रज्जब जो है, रज्जब जिन्होंने जो है अंगवधु शीर्षक नाम से जो है किसके ऊपर ये जो हरडे वाणी है इसी को जो है पुनः संपादन किया था, उन्होंने संप बंगी जो है वो लिखा है। गुरु नानक इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देखो। गुरु नानक का एक तो ये जपूजी, गुरु नानक जो है उन्होंने जपूजी जो है
वो एक रचना है। इसके साथ एक नसीहतनामा, इनकी रचनाएं जो पूछी जाती है, और रचनाएं आप देख सकते हैं थोड़ा यहाँ पे, ठीक है। और रचनाएं भी हम कर सकते हैं, जैसे कि आस दीवार हो गया, ठीक है, रही रास हो गया, सोहीला हो गया, ये इनकी और रचनाएं भी हैं। तो जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं और अपने क्वेश्चन नेक्स्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आप सभी की स्क्रीन पे। यहाँ पे बोला गया है कि हिंदी साहित्य के आदि काल को सिद्ध समांत काल किसने कहा, ठीक है, सिद्ध समांत काल किसने कहा। ये जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत रिपीट होता है और ये एस्टेट में बार बार रिपीट होता है कि आदि काल का ये नाम किसने दिया, या मैचिंग करके हमसे पूछ लिया जाता है कि चारण काल नाम किसने दिया इस तरीके से, या वीर गाथा काल किसने दिया, वीर काल किसने दिया, तो हमें पता होना चाहिए। तो अब हम बात करते हैं, देखो अगर हम सिद्ध काल या फिर चारण काल, ठीक है, अगर चारण काल अलग से पूछा जाता है तो ग्रेसन, पर अगर आपसे कहा गया है कि सिद्ध काल मतलब संधि काल एवं चारण काल जोड़ के दे दिया गया, तो राम कुमार वर्मा आपको इसका आंसर टिक करना है, ठीक है। आदि काल जो ये नाम है ना, ये हमारे हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया है। कैसे याद रखेंगे कि जो हजारों सालों से आदि काल का नाम आदि काल ही चला हुआ आ रहा है। जो हजारी प्रसाद द्विवेदी उन्होंने क्या कहा था, उन्होंने कहा था कि जब तक इसका कोई और भी आदिकाल जो ये नाम दिया है, इससे भी अच्छा कोई और नाम नहीं मिलता, तब तक यही नाम फॉलो होता रहेगा, इस तरीके से उन्होंने कहा था। तो ये हजारों सालों से चलता हुआ नाम कौन सा आ रहा है, आदिकाल चलता हुआ आ रहा है। तो ये आदिकाल इस तरीके से हमें याद रहेगा कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने दिया। रामचंद्र शुक्ल जो है भाई, उन्होंने वीर गाथा काल कहा था इसको। क्यों कहा था, वीर रस की प्रधानता को देखते हुए कहा था कि इसका जो नाम का जो है वो क्या कर देंगे, हम वीर गाथा काल इसको कहेंगे, पर ये भी अमान्य रहा था। अब वीर काल किसने कहा था, ये मुझे कमेंट सेक्शन में आप सभी बताइए कि वीर काल किसने कहा था, ठीक है, वो विश्वनाथ ने कहा था। अब हम जो है ये देख रहे थे सिद्ध समांत काल किसने कहा है, तो ये राहुल सांकृत्यायन जो है भाई, जो हाँ आप सभी सही समझ रहे हैं, जो सरप्पा को पहले कवि मानते हैं, प्रथम कवि मानते हैं सरप्पा को, तो वही राहुल सांकृत्यायन है जिन्होंने सिद्ध समांत काल कहा है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब हम आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। अगला क्वेश्चन कह रहा है हमें कि भक्ति काल के उदय के संबंध में अपने पौरुष से हताश, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है। और जब भी आपने हिंदी साहित्य पढ़ा होगा, जब भी आपने अपने स्कूल में हिंदी साहित्य मतलब स्कूल में तो मतलब यूपी साइड ही पढ़ाया जाता है, पर अगर आपने अपने मास्टर्स में, ग्रेजुएशन में जब भी आदिकाल या फिर शुरुआत में हम पढ़ते हैं, तो हमें जो है ना ये लाइन, हम भक्ति काल जब पढ़ते तो हमें ये लाइन हमेशा दिखाई देती है, और हम कोटेशन बना के लिखते भी थे कि अपने पौरुष से हताश जाति द्वारा भगवान की शरण में जाना जो है इस तरीके से करके बोला गया है। संबंधी विचार किस आलोचक के है, तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भाई ये हैं हमारे रामचंद्र शुक्ल के, ठीक है। रामचंद्र शुक्ल ने ऐसे कहा था कि अपने पौरुष से हताश जाति द्वारा भगवान की तरफ जाने के अलावा कुछ और मतलब ऑप्शन ही नहीं था, ऐसा इन्होंने कहा था कि इसी वजह से क्या हुआ, इसी वजह से भक्ति काल आया है, ऐसा इनका कहना था। तो ये चीज हो गई, तो इससे आपको ध्यान रखना है। ये भक्ति आंदोलन जो है उसको लेकर कहा गया है। अब देखो एक और इम्पोर्टेंट चीज इन्होंने बताई है यहाँ पे, रामविलास शर्मा के अनुसार भक्ति आंदोलन एक जातीय और जनवादी आंदोलन है। ये चीज भी हमसे पूछी जा सकती है, इसलिए हमने यहाँ पे कवर कर लिया। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि साहित्य लहरी किसकी रचना है, ये चीज पूछी गई है। तो साहित्य लहरी अगर आपको पता हो तो ये सूरदास की रचना है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अब देखते हैं कि इसमें और कौन सी हमारी इंपॉर्टेंट चीज जो है हमें याद होनी चाहिए। सबसे पहली बात साहित्य लहरी की बात आई है, तो ये कब हुई है, मतलब कब जो है ये रचना की गई है, तो 1550 में इसकी रचना हुई है। इंपॉर्टेंट है क्यों, क्योंकि एक बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है तो बार बार भी पूछा जा सकता है। ओके, अब देखो यहाँ पे जो है सूरदास भाई वो कौन सी भक्तिकालीन उसके शाखा के कवि हैं, तो कृष्ण जो हम कह सकते हैं कृष्ण जो आश्रय शाखा है, या फिर हम कह सकते हैं कि इन्होंने कृष्ण के ऊपर ही लिखा था। तो ये कृष्ण आश्रय काव्य धारा जो है भक्ति काल के अंदर जो आती है उसके अंदर जो है इन्होंने वर्क किया था एक तरीके से अपने सूरदास ने। और इसमें जो है जो साहित्य लहरी जो है ना, इसमें 118 क्या है अलंकार और नायिका भेदों के उदाहरण दे रखे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है।
अब अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बोल रहा है काव्य रसायन के रचयिता कौन है। तो काव्य रसायन के जो रचयिता हैं वो देव हैं। हाँ, देव है। और देव कौन से काल के हैं? रीति काल के हैं कवि। ये चीज हमें पता होनी चाहिए, देव कौन से काल के, रीति काल के। अब जो है अगर हम बिहारी की बात करें तो बिहारी का एक बिहारी सत्संग बहुत फेमस है, जिसमें 700 से अधिक उन्होंने जो है दोहे लिखे हैं, उसके अलावा कोई और रचना नहीं की है। और ये जो है ना बिल्कुल रीतिकालीन जो कवि हैं उसमें सर्वश्रेष्ठ माने जाते हैं। इसके ऊपर भी प्रश्न आपको देखने के लिए मिल जाता है। अब चलते हैं आगे और थोड़ा सा और डिटेल में देख लेते हैं इसके बारे में। हाँ, अब देखो यहाँ पर जो है इन्होंने बताया, मतलब हमें याद ही करना है। तो देव जो है ना, देव ने जो काव्य रसायन लिखा था, अब देव की और रचनाएं हमें पता होनी चाहिए, एक पूछी जा सकती है तो बाकी पूछी जा सकती है। तो कौन कौन सी रचनाएं और हैं इनकी? भाव विलास, ठीक है, अष्टयाम। आप देखोगे देव ने रीतिकालीन है, और रीतिकालीन में क्या हुआ था, एक परंपरा चली थी, रीति चली थी, और उसमें जो है थोड़ी रोमांटिक हम बोल सकते, थोड़ी अश्लील बोल सकते, नक्शिक वर्ण वाली बोल सकते, वो रचनाएं हुई थी, है ना, एक तरीके से विलासितापूर्ण वाली जो है, मतलब कि अपने जो दरबारी कवि हुआ करते थे सभी मोस्टली, तो अपने जो राजा व महाराजाओं को खुश करने के लिए और अश्लील जो है या फिर इस तरीके से जो है नक्शिक वर्णन वाली रचनाएं की थी। तो हम यहाँ पे देखेंगे देव की रचनाओं में भाव विलास, नाम से दिखाई दे रहा है कि भाई रीतिकालीन रचना, भाव विलास, अष्टयाम, ठीक है, और भवानी विलास, राग रत्नाकर, और इसके साथ देवचरित भी पूछी जाती है, देवचरित, प्रेमचंद्रिका हो गई आपकी, ठीक है, अभी सारी नहीं करनी है, तो जो मोस्टली है जैसे सुजान विनोद जो है इसकी पूछी जाती है। अब सुजान के ऊपर घनानंद ने लिख रखा है, तो इसीलिए जो कंफ्यूजन क्रिएट करने के लिए हमें जो है देव और सुजान को लेकर प्रश्न पूछा जाता है, तो ये वाली दे दी जाती है। तो सुजान विनोद हमें याद कर लेनी है, ठीक है। अब आगे चलते हैं और अगले देखते हैं क्वेश्चंस। देखिए अगला क्वेश्चन ये रहा हमारे स्क्रीन पे, रैदास के जो पद है, रैदास के पद किस धार्मिक ग्रंथ में संकलित है? ये इंपॉर्टेंट है कि कौन से धार्मिक ग्रंथ में लिखे गए हैं। तो ये आदि गुरु ग्रंथ साहिब है, जैसे मैंने कहा था कि इसके जो 40 पद हैं भाई, 40 जो पद हैं वो रैदास के 40 पद आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूडेड है। ये चीज मैंने पहले बताई। देखो एग्जामिनर क्या करता है ना, उसको एक वो देख लेता है कि उसे कहाँ से प्रश्न पूछना है। अभी तक आधुनिक के इतने नहीं आए, अभी तक हमें देख रहे हैं भक्ति काल के, रीति काल के, यही प्रश्न हमें ज़्यादातर मतलब दिखाई दे रहे हैं। तो मतलब जो उसके दिमाग में होते हैं उस अकॉर्डिंग प्रिपेयर करता चला जाता है क्वेश्चन आंसर के लिए। अब देखो यहाँ पे जो है यही चीज़ बता रखी है कि जो 40 पद हैं रैदास के वो आदि गुरु ग्रंथ साहिब में इंक्लूड है, ठीक है, यही चीज है। और मीराबाई के गुरु रहे हैं, कौन रहे हैं भाई? रैदास रहे हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। ज्ञानाश्री शाखा से रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है। तो जो इंपॉर्टेंट मैंने बता दिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी रचना सेनापति की नहीं है? तो इसमें से आपकी जो सेनापति की रचना नहीं है वो है कवित रत्नाकर। कवित रत्नाकर भाई किसने लिखी है? ये इंपॉर्टेंट है ना, ये जाना इंपॉर्टेंट है। ये भाई फिर किसने लिखी है देखते हैं। सॉरी, जो सेनापति है ना, सेनापति के द्वारा रचित जो 2 ग्रंथ हैं वो माने जाते हैं। कौन कौन से इन्होंने बताया है? जो कवित रत्नाकर है, कौन सी रचना है, सॉरी है, ये बोला गया था सेनापति कौन सी है, तो कवित रत्नाकर सेनापति की। मैं भी सोचूं कि नहीं में कैसे हो सकता है। हाँ, कवित रत्नाकर सेनापति की है। 2 रचना इंपॉर्टेंट मानी जाती है, एक तो कवित रत्नाकर, एक काव्य कल्पद्रुम जो है इसकी रचना मानी जाती है। किसकी? सेनापति की इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं ये, और 2 उसमें बांटी गई है। तो ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसमें जो कवित रत्नाकर है इसमें 5 तरंग हैं, ठीक है, और 394 जो छंद हैं उसको लेकर राम कथा जो है उसका वर्णन किया गया है। काव्य कल्पद्रुम में जो है रीति ग्रंथ माना जाता है प्रॉपर तरीके से। आप देख रहे हैं कवि रत्नाकर बिल्कुल डिफरेंट उस पर लिखी गई है, और ये जो है ये काव्य कल्पद्रुम जो है रीति ग्रंथ के अंडर मतलब लिखी गई है, उसको रखा जाता है, ठीक है, ये चीज है। अब जो है और देखिए तो इसमें सेनापति ब्रज भाषा के कवि रहे हैं, इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है आपको। और इनको लेकर रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है? इन्होंने कहा है ये बड़े ही से हृदय के कवि थे, ऋतु वर्णन तो इनके जैसा और किसी श्रृंगारी कवि ने नहीं किया। ऐसा कि मतलब जो ऋतुओं का जो वर्णन है वो ऐसा कहा जा रहा है, रामचंद्र ऐसा बोल रहे हैं, रामचंद्र शुक्ल जी, कि जितना ऋतुओं का वर्णन किसने किया है? सेनापति ने किया है, उस तरीके से अभी तक किसी भी
श्रृंगारी कवि ने ऐसा वर्णन नहीं किया है। तो ये इंपॉर्टेंट क्योट हो जाता है, ठीक है। आगे देखते हैं, अगला क्वेश्चन है और यहाँ से ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से पूछा ही जाता है। ये है विद्यापति का, विद्यापति को लेकर जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। विद्यापति किसके दरबारी कवि थे, बहुत इंपॉर्टेंट है, कीर्ति सिंह के थे। अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो कैसे पता होता। विद्यापति की अगर रचनाएं आपने याद कर रखी है तो आपको पता होता कि उन्होंने कीर्ति लता कीर्ति पताका लिख रखी है। तो इसी कीर्ति शब्द से ही आपको पता होता कि ये जो है कहीं ना कहीं विद्यापति से रिलेट कर रहे हैं। तो कीर्ति सिंह आपको ध्यान रखना है, उन्हीं के ऊपर उन्होंने कीर्ति लता कीर्ति पताका जो है वो लिखी है। इसके अलावा कौन कौन सी लिखी है आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा विद्यापति ने जो है शैव सरसरसार, ये हो गई एक इनकी, गंगा वाक्यावली इन्होंने लिखी है, ठीक है। अब हम कैसे कर सकते हैं इसको याद करने के लिए थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से मतलब अपने आप मैंने याद कर रखा है, उसी तरीके से अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो, कुछ और भी लगा सकते हो। जैसे कि जो गंगा के किनारे क्या होता है वहाँ पर विद्याएं वगैरह बहुत होती है, तो इस तरीके से आप कर सकते हो कि गंगा वाक्यावली आपका हो गया, ठीक है। भू परिक्रमा जो है, जिसको विद्या होगी भूमि की परिक्रमा करने की वही कर पाएगा, है ना, इस तरीके से आप कर सकते हो। पुरुष जो है, पुरुष परीक्षा जो है आपको ध्यान रखना है, पुरुष परीक्षा किसने लिखी, विद्यापति ने। और परीक्षा गुरु किसने लिखी है, ये सभी आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि परीक्षा गुरु किसने लिखी है। ये आप सभी का होमवर्क है कि किसने लिखी है, वो आप सभी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, ठीक है। तो ये हो गया। और पदावली जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्यापति के पदावली से ही जो पद हैं क्लास 12th में लगे हुए थे, तो हमें मतलब आपको पता होना चाहिए, मतलब उसका चैप्टर का नाम ही ये था विद्यापति के पद, तो उससे आपको ध्यान रखना है पदावली जो है विद्यापति ने ही लिखी हुई है और मैथिली भाषा में लिखी हुई है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है पदावली कौन सी भाषा में लिखी हुई है, मैथिली भाषा में लिखी हुई है, ठीक है। और इनको जो है जातीय कवि कौन कहता है, विद्यापति जो है भाई उनको जातीय कवि कौन कहता है, बच्चन सिंह उनको जातीय कवि कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अगला क्वेश्चन और देख लेते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। मैंने कहा था कि उसमें जो है आपको डायग्राम के थ्रू भी मतलब सिखाया गया होगा, समझाया गया होगा। तो जो भक्ति काल का नहीं है, इसमें से ये बोल रखा है कौन सा काव्य भक्ति काल का नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन संत कवि है, फिर दूसरा राम भक्ति काव्य, तीसरा छायावादी काव्य और चौथा सूफी काव्य। तो आपको पता चल ही रहा है कि जो छायावादी काव्य है वो हमारा छायावाद के उस समय में लिखा गया था, है ना। और ये इसकी जो काल सीमा है वो कब से लेकर कब तक रही है छायावाद की, आप बताइए मुझे फटाफट से कमेंट सेक्शन में। तो जो छायावाद है ना, छायावाद को लेकर आपको पता होना चाहिए 4 स्तंभ रहे हैं इसके। कौन कौन से 4 स्तंभ रहे हैं आप सभी मुझे बताइए कमेंट सेक्शन में, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट रहे हैं, महादेवी वर्मा है, ठीक है, और जयशंकर प्रसाद हैं, और इसके साथ साथ हमारे जो सुमित्रानंद पंत हैं और निराला जो हैं, ये 4 स्तंभ में आते हैं। अब आपको एक काम मतलब 2 होमवर्क मिल चुके हैं, वो आपको बताने हैं। अब भक्ति काल की अगर हम बात करें तो ये ही इंक्लूड नहीं होता। भक्ति काल को समझ लेते हैं। भक्ति काल 2 शाखाओं में बटा है, निर्गुण भक्ति और सगुण भक्ति। जैसे मैंने कहा था सगुण जो है, स जो है इसमें जुड़ा हुआ है, तो आपको ध्यान रखना है इसमें क्या है। ये सगुण भक्ति वाले क्या मानते थे कि भगवान का आकार होता है, भगवान होते हैं और भगवान का एक आकार होता है। पर निर्गुण भक्ति जो है वो क्या मानते थे कि भगवान का कोई आकार नहीं होता है, वो निराकार होते हैं। इस तरीके से एक चीज ध्यान रखनी है। तो सगुण भक्ति वाले अगर भगवान को मान रहे हैं तो भगवान को एज अ करेक्टर भी मानेंगे, यानी कि राम के रूप में माना और कृष्ण के रूप में माना। तो उसमें 2 में डिवाइड हो गया, राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा। राम भक्ति शाखा में आपको तुलसीदास ध्यान रखने हैं, इन्होंने स्टार्ट किया, मतलब कि पूरा का पूरा इन्होंने ये मेन रहे हैं इसमें, और सूरदास जो है कृष्ण भक्ति शाखा में, ठीक है। अगर हम बात करें निर्गुण की, तो निर्गुण में आपको ध्यान रखना है 2 शाखाओं में बटा, ज्ञानाश्री शाखा जो कबीरदास से जानी जाती है, और प्रेमाश्री जिसको सूफी भी बोला जाता है। सूफी क्यों बोला जाता है, क्योंकि वो जो है सूफ, इस तरीके से सूफ शब्द से बना है। और वो क्या होते थे, वो जो सूफी कवि होते थे वो देखे गए कि वो जो रुई से बने हुए जो कपड़े वगैरह है उनके आसपास मतलब वो काम वगैरह करते थे, उस अकॉर्डिंग जो उनको माना गया कि उस चबूतरे बैठते थे उस तरीके से, ठीक है। चबूतरा जो है उसको लेकर भी जो है सूफी शाखा जो है, सूफी जो वर्ड है उससे भी निकला है, ठीक है। तो मलिक मोहम्मद जैसी जो है ये आपको ध्यान रखना है, ये सूफी शाखा से है और इन्होंने ही जो है मोस्टली इसमें जो है मतलब वर्क किया है। अब हम बात करें तो घनानंद की जो रचना नहीं है वो आपको जो है, ये क्वेश्चन आप सभी के लिए 3rd होमवर्क है,
ये वाला क्वेश्चन मैं आप सभी को थर्ड होमवर्क दे रही हूँ। एक मैंने क्या दिया था, मैंने एक चीज़ पूछी थी, वो तो ध्यान नहीं आ रही। मैंने छायावाद का पूरा पूछा है कि कब से लेकर कब तक है वो, ठीक है। काल बताना है उसका, घनानंद की रचना इनमें से कौन सी नहीं है ये बताने, क्योंकि कहीं ना कहीं इसके बारे में मैंने पहले डिस्कस कर लिया है। अब जो है, अगर आपको ये अच्छा लगा हो ना, ये जो प्रश्नों की सीरीज अच्छी लग रही हो, तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताना कि इसी तरीके से करानी चाहिए आप सभी को, और इससे कितनी हेल्प हो रही है आप सभी की मुझे बताना कमेंट सेक्शन में। और लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, और टेट यूनिकॉर्न्स की बाकी क्लासेस के लिए भी आप सभी जो है मतलब विजिट करके देखिए चैनल पे, आपको पता चलेगा। बाकी जो है एस्टेट के सारे मोस्टली क्वेश्चन पेपर सोल्व करवा रखे हैं, और बहुत अच्छे तरीके से अपने हाथ से उसमें लिख कर भी मैंने आपको करवाया है। और ये जो है मैं यहाँ पे करवा रही हूँ, इसके लिए आप सभी फटाफट सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड, बी हैप्पी।